गांव की गवार बहू के लिए दीवार बनकर खड़ी होगी 4 मॉडर्न बहुएं। मुझे तो लगता है कि माँ जी हमारी जेठानी जी से जलती हैं क्योंकि वो गांव की है। और आज तो जो कुछ भी हुआ वो देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारी सासू माँ हमारी गवार जेठानी को जान से ही मारना चाहती है। हाँ, लेकिन ये सब कर क्यों रही है माँ जी? ये तो पता नहीं, लेकिन हमें नजर रखना होगा माँ जी पर। अगर वो अपनी चाल में कामयाब हो गई तो जेठानी जी को अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। इनकी बातों से इतना तो समझ में आ गया कि इन चारों मॉडर्न बहुओं की सास ने कई बार अपने गांव की गंवार बहू की जान लेने की कोशिश की है। लेकिन ये सब वो क्यों करना चाहती है? चीजों को और गहराई से जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बहुत बड़े रिजॉर्ट में 4 मॉडर्न लड़कियों की शादी हो रही है। उन चारों मॉडल देवरानियों के सामने फोटोग्राफर खड़े होते हैं। दूर से कुछ लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं और कुछ रिजॉर्ट में पटाखे फोड़ रहे हैं। ये सुंदर दृश्य देखकर पल्लवी, मेरी चारों मॉडर्न देवरानी की शादी कितनी आलीशान तरीके से हो रही है। शायद ये अमीर घर से है इसलिए। काश मेरी शादी भी ऐसी होती। मुझे याद है अपनी शादी का वो दिन जब मैं सिंपल फटी पुरानी साड़ी में मंडप पर बैठी थी। एक पेड़ के नीचे पल्लवी पुरानी सी साड़ी पहने बैठी है। वहीं बगल में उसका पति राहुल बैठा है। पंडित जी, शादी जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकलता जा रहा है। हाँ पंडित जी, शादी जल्दी कीजिए। और इस छोटी सी शादी में आपको कितना टाइम लगेगा? आप जानते हैं ना कि हमें जैसे तैसे करके ये शादी जल्द से जल्द निपटाना है। दूसरी तरफ डरी हुई पल्लवी मंडप में बैठी है। हे भगवान, मेरे पापा के देहांत के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाचा के कहने पर ये शादी तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि बगल में बैठा मेरा पति वो कैसा है, और मेरे ससुराल वाले, मैं तो उन्हें भी अच्छे से नहीं जानती। आखिर क्यों चाचा मेरी ये शादी इतनी जल्दबाजी में करवा रहे हैं? विवाह संपन्न हुआ। वर और वधू को पूरी विधि विधान के साथ अब आप इनके पवित्र स्थल पर ले जाइए। अब पंडित के जाते ही गायत्री नोटों की गड्डी निकालकर पल्लवी के चाचा के हाथ में देती है। ये लीजिए, रुपया आपका और मेरा हिसाब यही बराबर होता है। आज से ये लड़की हमारे घर की बहू है। ये सुनकर पल्लवी काफी डर जाती है। चाचा जी, ये सब क्या है? आपने मेरा इस घर में विवाह किया है या सौदा? तभी चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए पल्लवी के चाचा कहते हैं, बेटी तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ले दे के तेरे एक पिता थे, वो भी अब चल बसे, इसलिए मैंने तेरी शादी करवा दी। अपने ससुराल में खुश रहना। जाने अनजाने में मैंने वो शादी कर ली थी, लेकिन अब वो शादी मेरे लिए एक सजा बनकर रह गई है। पर मैं खुश हूँ कि मेरी मॉडर्न चारों देवरानियों की शादी इसी आलीशान में हो रही है। अब मैं अपनी खुशियाँ इन्हीं में ढूंढूंगी। अब कुछ देर के बाद चारों मॉडर्न लड़कियों की शादी पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हो जाती है। वो बहुत बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल आती हैं। दूसरी तरफ पल्लवी सुबह 4 बजे रिजॉर्ट से पैदल घर आती है। उसे कोई भी गाड़ी में नहीं बिठाता। जब पल्लवी भागी भागी घर आती है तो वो जैसे तैसे ही चौखट पर खड़ी होती है। उसका पैर फिसलता है और वो जाकर अपनी छोटी देवरानी से टकरा जाती है। कौन है? अरे देख कर नहीं चल सकती हो क्या? अभी मेरा सर आरती की थाली पर ही लग जाता। माफ करिएगा, मेरा पैर फिसल गया। ये तो एक नंबर की गवार है। इससे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में। छोड़ो, बहू आओ, करज गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब चारों ही मॉडर्न देवरानी पल्लवी को देख रही होती हैं। जहां पल्लवी के चेहरे पर उन्हें मासूमियत के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अब चारों बहुएं कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती हैं। भाभी जाइए, आप चारों आराम कर लीजिए। आप सभी बहुत ज्यादा थक गए होंगी। वैसे भी शादी इतनी दूर रिजॉर्ट में हुई थी। अब चारों ही मॉडर्न बहुएं अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। दूसरी तरफ जब पल्लवी अपने कमरे में जाती है तो उसका पति गुस्से से उसके पास आकर अपने हाथ से उसके चेहरे को कस के पकड़ते हुए, देखा मेरे चारों भाइयों की पत्नियों को कितनी खूबसूरत और कितनी मॉडर्न है। सच कहूं तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि मेरी किस्मत में तुम जैसी गांव की गंवार पत्नी लिखी थी क्या। कभी कभी तो लगता है माँ ने अपने फायदे के चक्कर में मेरी जिंदगी खराब कर दी। राहुल जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो नहीं कहा था ना कि मुझे आपसे शादी करनी है। ये फैसला मेरे चाचा और आपकी माँ ने मिलकर लिया है। अब गुस्से से राहुल अपनी पत्नी को बेड पर पटक देता है और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है, जैसे ये शादी राहुल की कोई बड़ी मजबूरी हो। अब अगले दिन चारों ही मॉडर्न बहुएं एक्सपेंसिव साड़ियों में खूबसूरत मेकअप में तैयार होकर हॉल में आती हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी जेठानी खड़ी होती है जो कि सिंपल सूती साड़ी में होती है। मम्मी जी, आज हम चारों की पहली रसोई है, तो हम खाने में क्या बनाएं आप सबके लिए?
अरे वाह, मुझे तो लगा था ये मॉडर्न बहुएं खाना बनाना पसंद नहीं करेंगी, लेकिन ये तो अपने मुंह से ही पूछ रही हैं कि क्या बनाना है और क्या नहीं। हाँ पापा जी, हम पढ़े लिखे और मॉडर्न ख्याल के हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी संस्कृति को ही भूल जाए। शादी के बाद ये कुछ महत्वपूर्ण रिचुअल होते हैं जो मुझे लगता है कि हर औरत को करने चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही है तुमने बहू, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हें रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये खड़ी तुम्हारी जेठानी ये सब कुछ बना लेगी, तुम आराम करो। अब जेठानी को देखकर चारों मॉडर्न बहुएं कहती हैं, क्या मम्मी जी, ये हमारी जेठानी है? नो वे, ये नहीं हो सकता। डिस्गस्टिंग, ये हमारी जेठानी है। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। मुझे तो लगा था कि ये हमारे घर की नौकरानी है, और कपड़े भी ऐसे ही पहने हैं इन्होंने। ऐसे कपड़े तो नौकरानी भी नहीं पहनती है। अब रुको, अब जो भी हो, सच तो यही है कि यही हमारी जेठानी है। हमें इन्हें जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है इन्हें सिंपल सिटीजन में रहना ज्यादा पसंद हो। तुम सबके भी होश उड़ गए ना अपनी जेठानी को देखकर। सच कहूँ तो मुझे भी ये गांव की गवार औरत पसंद नहीं है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी थी जो इसे इस घर में बहू बनाकर लाना पड़ा। और तुम खड़ी खड़ी क्या सबकी बातें सुन रही है? जाओ जाकर रसोई में खाना बनाओ। अब पल्लवी काफी मायूस हो जाती है। उसे पहले लगा था कि उसकी चारों मॉडर्न देवरानियां उसको समझेंगी, लेकिन उन्होंने तो पहले ही दिन उसे अपनी जेठानी स्वीकारने से मना कर दिया था। जी माँ जी, मैं अभी सबके लिए खाना बनाकर लेकर आती हूँ। अब पल्लवी रसोई में आती है और फ्रिज से पनीर और कुछ हरी सब्जियां निकालकर उन्हें काटती है, और फिर मसाला पीसकर कढ़ाई में 2 से 3 तरह की सब्जी, चावल, पुलाव, रोटी बनाकर तैयार करती है। और फिर कुछ देर के बाद सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। अब पूरा परिवार खाना खाता है। वैसे जेठानी जी, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। हर एक बाइट में स्वाद है। सच में मुझे भी खाना बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा खाना तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं पहली रसोई में बना भी पाती। हाँ, मुझे मेरी कुकिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा है। हाँ, लगता है जेठानी जी से हमें खाना बनाना सीखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम्हारी जेठानी तुम्हें सब सिखा देगी। ये हर काम में बहुत परफेक्ट है। पापा, इतने भी परफेक्ट नहीं है। ये गांव की गवार भाभी सबसे ज्यादा परफेक्ट हमारी चारों मॉडर्न भाभियां हैं। अरे बस बस, खाना बहुत अच्छा था। अब दूसरी बात करें। माँ, हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन मुझे अनुज, विजय, राजीव को बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाना पड़ेगा। राहुल भैया, आप भी चलो। नहीं यार, तुम चारों जाओ। अगर मैं भी चला गया तो फिर यहाँ का काम कौन संभालेगा। अब शाम को चारों मॉडर्न बहुओं के पति बिजनेस के काम से बाहर चले जाते हैं। अब इसी तरह 2 से 3 दिन गुजरते हैं, और फिर एक दिन जब पल्लवी रसोई में सब्जियां काट रही होती है तो उसे एक अजीब सी बदबू आती है। अरे, ये रसोई में से अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? यहाँ तो सांस लेना भी दुर्बल हो रहा है। इतने में चारों मॉडर्न देवरानियां रसोई की तरफ से गुजरती हैं कि उन्हें भी गैस की बदबू आती है, और वो फौरन रसोई में घुसती हैं। अरे ये क्या जेठानी जी, रसोई में इतनी गंदे सिलेंडर की बदबू फैली हुई है और आप आराम से खाना बना रही हैं। हाँ हाँ, बदबू तो आ रही है, लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आई? आपको माँ जी ने मना किया है ना रसोई में आने से। आप जाइए, रुक जाइए। आप मम्मी जी कहाँ हैं? आप फौरन रसोई में आइए। अब गायत्री रसोई में आती है। मम्मी जी, आपने सिलेंडर किससे लगवाया था? सिलेंडर लीक है। हाँ बहू, सिलेंडर तो लीक है। शायद इसका रेगुलेटर ठीक से बंद नहीं हुआ है। हाँ माँ जी, और जेठानी जी इस बदबू में खड़ी होकर यहाँ पर सब्जी काट रही है। मुझे तो लगता है अगर थोड़ी देर और होती तो ये चूल्हा भी जला देती और सिलेंडर फट जाता और इनकी यही मौत हो जाती। बहू, जब हम लोग इतना समझ रहे हैं तो ये चीजें ये भी तो समझ सकती है ना। ये इतनी ज्यादा गवार क्यों है? माना ये गाँव से है, लेकिन इतनी ज्यादा गवारपंती ठीक नहीं लगती। अगर इसे बदबू लग रही थी तो ये हमें बता सकती थी ना। जी, मुझे इतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं अपने गांव में चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। मैं बदबू समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ। अब शिखा रेगुलेटर सिलेंडर में अच्छे से फिट करती है, जिसके बाद पल्लवी खाना बनाती है, और कुछ देर के बाद सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर खाना खिलाती है। इसी तरह 2 से 3 दिन और गुजरते हैं, और एक दिन बढ़ती गर्मी को देखकर गायत्री अपनी चारों मॉडर्न बहुओं से कहती है, बहू, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, चलो स्विमिंग पूल में चलकर स्विमिंग करते हैं। जाओ, तुम चारों स्विमिंग ड्रेस पहन लो। दूसरी तरफ पल्लवी जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है। जेठानी जी, आप इतनी गर्मी में इतना काम क्यों कर रही हैं? रहने दीजिए, बाद में कर लेंगे ये सब। चलिए अभी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने चलते हैं। जी, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छी तरीके से तैरना नहीं आता है, आप लोग ही जाइए। अरे जेठानी जी, स्विमिंग पूल में पानी इतना ज्यादा नहीं होता है, आप चलिए, कुछ नहीं होगा।
अब सभी मॉडर्न बहुएं अपनी गांव की जेठानी को भी स्विमिंग पूल में लेकर आती हैं। वहीं गायत्री ये सब देखकर कुरकुर कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक घिनौनी साजिश चल रही होती है। अब चारों मॉडर्न बहुएं अपनी गांव की जेठानी के साथ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती हैं। वहीं गायत्री भी होती है, लेकिन कुछ देर के बाद गायत्री स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है। अरे मम्मी जी, आप क्यों जा रही हैं बाहर? थोड़ी देर और रुक जाइए ना। नहीं नहीं, मेरा हो गया, अब तुम सब करो स्विम। जेठानी जी, ठंडे ठंडे पानी में स्विमिंग करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, मैं ना चेंज करने जा रही हूँ, अब बहुत हो गया, मैं अब और स्विमिंग नहीं कर सकती। मैं भी अब चेंज कर लेती हूँ। मैं भी चेंज कर लेती हूँ जेठानी जी। आप अभी और थोड़ी देर स्विमिंग करेंगी क्या? हाँ, थोड़ा सा बस, फिर मैं भी आ जाऊंगी बाहर। अब चारों मॉडर्न देवरानी जैसे ही स्विमिंग पूल से बाहर आती हैं, स्विमिंग पूल का पानी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पल्लवी, जिसे हल्का फुल्का स्विमिंग आता था, अब उस पानी में डूबने लगती है। अरे अरे, इस स्विमिंग पूल का पानी बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक तो पानी का स्तर कम था। अरे कोई मेरी मदद करो, मैं डूब रही हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ बाहर तक जा भी रही है कि नहीं। अब पल्लवी पानी में डूबती ही चली जाती है। अरे जेठानी जी की आवाज नहीं आ रही है और वो अब तक बाहर नहीं आई। अब चारों मॉडर्न बहुएं फौरन स्विमिंग पूल के पास जाती हैं, जहां पल्लवी डूब रही होती है और उसकी सांसें अब रुकने वाली होती हैं। अब चारों मॉडर्न बहुएं तुरंत स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाती हैं। अरे, स्विमिंग पूल का पानी इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? अभी तक तो इसमें पानी हमारे कमर तक था। अब सभी लोग पल्लवी को बाहर निकालते हैं और उसके सीने पर पुश करते हैं। तभी पल्लवी के मुंह से पानी बाहर आता है। अब पल्लवी होश में आती है। अच्छा, आप लोग आ गए, नहीं तो आज मैं स्विमिंग पूल में डूबकर मर जाती। मम्मी जी, ये सब क्या है? ये एकदम से स्विमिंग पूल का पानी इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? आपको पता है, ऐसे में हमारी जेठानी जी की जान भी जा सकती थी। हाँ, अगर हम सही समय पर नहीं जाते तो मम्मी जी जेठानी जी तो आज स्विमिंग पूल में ही दम तोड़ देती। पता नहीं बहू, ये सब कौन कर रहा है। मैं प्लम्बर से बात करूंगी कि उसने कैसे क्या फिट किया हुआ है इस स्विमिंग पूल में। बहू तुम ठीक हो ना? चलो अंदर चलो। अब अकेले में गायत्री की बेटी। मम्मी, क्या हुआ? हमारे गांव की गंवार भाभी बच कैसे गई? मैंने तो अपने हाथों से स्विमिंग पूल में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और पानी भी ओवरफ्लो हो गया था। ये डूबी कैसे नहीं उसमें? इन्हें तो तैरना भी नहीं आता था। बेटी, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन जैसे इसका स्विमिंग पूल में दम घुटा, इसकी चारों मॉडल देवरानियां दीवार बनाकर उसके आगे खड़ी हो गई और इस गंवार को बचा लिया। जा, अब ज्यादा बात नहीं करूंगी तुझसे, वरना कोई सुन लेगा। दूसरी तरफ चारों मॉडर्न देवरानियां अपनी जेठानी से। जेठानी जी, आप इतनी मासूम क्यों हैं? अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बोलती क्यों नहीं हो? आप इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं? अरे आप वो सब छोड़िए और आप बार बार मेरे आसपास मत घुमा कीजिए। माँ जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप ठहरी मॉडर्न और मैं गंवार। अब मैं ठीक हूँ, आप चारों जाइए। अब चारों मॉडर्न बहू अपने कमरे में। रिया, निधि, काजल, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमारी जेठानी हमसे कुछ छुपा रही है? जो भी हो, पर हमारी जेठानी बहुत मासूम है, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। अब इसी तरह एक रात पल्लवी अपने पति के लिए दूध का ग्लास लेकर कमरे में जा रही होती है कि तभी उसका पैर दरवाजे में मुड़ जाता है और वो सारा दूध राहुल के ऊपर गिरा देती है। अब राहुल गुस्से से पल्लवी का हाथ मोड़ देता है। ये सब क्या है? कोई भी काम करने का तुम्हारे पास सेंस नहीं है क्या? ना चलने का ढंग है, ना बोलने का ढंग है, ना कपड़े अच्छे पहन सकती हो, ना बहुत अच्छे से कोई काम कर सकती हो। तुम्हारी जैसी गंवार औरत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। अरे इस गरम गरम दूध से मेरा शरीर जला दिया तुमने। जी मैंने जान के नहीं किया, मेरा पैर मुड़ गया था बस। अब पल्लवी इतना बोलती है कि तभी कमरे में चारों मॉडर्न देवरानियां घुसती हैं और वो देखती हैं कि नीचे फर्श पर दूध का कांच का ग्लास टूटा हुआ गिरा है और राहुल ने पल्लवी का हाथ मोड़ रखा है। वहीं पल्लवी की आंखों में आंसू हैं। अरे जेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए जेठानी जी को। अरे यहाँ पर ये दूध गिरा है, पक्का इन्हीं से गिरा होगा, लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी सजा? हाथ छोड़िए जेठ जी उनका। अब गुस्से से राहुल हाथ झटक देता है। आप लोगों को ना इसके सपोर्ट में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक नंबर की गंवार है और ये सारे काम उल्टे ही करती है। पता नहीं कब ये अच्छी पत्नी बन पाएगी। अब इतना कहकर गुस्से से राहुल वहां से चला जाता है। अब इसी तरह एक दिन राहुल अपनी माँ के बहकावे में आकर, पल्लवी आज तुम हमारे साथ बाहर चल रही हो, हमने तुम्हारे नाम से एक फ्लैट लिया है, चलो तुम भी उसे देख लो। हाँ बहू, चलो हम तीनों चलते हैं, फ्लैट देखकर आ जाते हैं। इतने में चारों मॉडर्न बहुएं कहती हैं, माँ जी, आप सिर्फ जेठानी जी को ले जा रही हैं, हमें क्यों नहीं?
बहू तुम सब इतनी पढ़ी लिखी हो, एक ITI में काम में लगी रहती है लैपटॉप में, दूसरी वकील है तो वो सारे क्लाइंट से ही पूरे दिन फोन पर बात करती है, तीसरी मेकअप आर्टिस्ट है, वो बाहर जाएगी तो धूप में उसकी स्किन खराब हो जाएगी, चौथी को आराम पसंद है, इसीलिए तुम चारों घर पर ही रहो, हम फ्लैट देख कर आते हैं। वहीं पल्लवी की आंखों में एक डर होता है, जैसे मानो वो अपनी मॉडर्न देवरानियों से कुछ कहना चाहती हो लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। अब गायत्री और उसका बेटा राहुल पल्लवी को लेकर एक पुराने फ्लैट में आता है और पल्लवी को लेकर वो सबसे ऊपर की टेरेस पर पहुंचते हैं और जबरदस्ती गायत्री और राहुल पल्लवी को टेरेस के किनारे पर खड़ा कर देते हैं। आज मैं तुझे इस ऊंची इमारत से नीचे धकेल कर तुझे जान से मार दूंगी और कोई पूछेगा ना तो कह दूंगी कि तेरा पैर फिसल गया था और तू नीचे गिर गई थी। हाँ माँ, इसका किस्सा तो आज यहीं खत्म कर दो। मैं भी अब अपनी गंवार पत्नी से परेशान हो चुका हूँ। हाँ बेटा, आज यहाँ इसे कोई नहीं बचाएगा, वरना तो चारों मॉडल बहू हमेशा इसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और मैं इसका बाल भी बांका नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, आखिर आप लोग क्यों मुझे जान से मारना चाहते हैं? इसीलिए क्योंकि तू अब हमारे गले की हड्डी बन चुकी है, जो ना तो निगली जा रही है और ना ही उगली जा रही है। दूसरी तरफ चारों मॉडर्न देवरानियां कमरे में बैठी हैं। शिखा के हाथ में मोबाइल है। सुनो, मैंने ना जेठ जी के फोन से उनका लोकेशन अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर लिया था और मैं देख रही हूँ कि काफी देर से उनका लोकेशन किसी एक ही जगह पर स्टॉप है और वो अब तक आए भी नहीं है। शाम होने वाली है, हमें चलकर देखना चाहिए। अब चारों मॉडर्न देवरानियां गाड़ी में बैठती हैं और उस लोकेशन पर आती हैं जहां पल्लवी थी। अरे ये तो कोई पुराना फ्लैट लगता है, लेकिन इन लोगों ने तो कहा था कि ये एक नए फ्लैट में गए हैं जो जेठानी जी के ही नाम है। अब सभी भागकर टेरेस पर आते हैं जहां पल्लवी अकेले टेरेस की पतली सी बाउंड्री पर खड़ी होती है, जहां उसका पैर अगर थोड़ा भी लड़खड़ाता तो वो सीधा 5वें मंजिल से नीचे गिर जाती। अरे जेठानी जी, आप यहाँ क्यों खड़ी है? और आप तो किसी नई फ्लैट में आने वाले थे ना, लेकिन ये तो कोई पुराना खंडर है। माँ जी, आप देख नहीं रहे हैं क्या? जेठानी जी किनारों पर खड़ी है, अगर उनका पैर फिसला तो वो नीचे गिर जाएंगी। अब चारों मॉडर्न बहुएं पल्लवी को नीचे उतारती हैं, जहां पल्लवी की आंखें नम होती हैं और उसके होंठ सूख रहे होते हैं। जेठानी जी, आप सच सच बताइए, क्या इन लोगों ने आपके साथ कोई बदतमीजी की? क्या ये सब कुछ इन लोगों ने जानबूझकर किया? आपके ये होंठ क्यों सूजे हुए हैं और आपकी आंखों में नमी क्यों है? अब घबराकर पल्लवी झूठ बोल देती है। नहीं नहीं, आप चारों शांत हो जाइए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया और मेरी आंखों में ये पानी इसलिए है क्योंकि मैं ऊंचाई पर खड़ी हूँ और मेरा ही मन था यहाँ खड़े होने का, और हवा का झोंका काफी तेज है और मेरे होंठ भी इसी हवा से सूख रहे हैं। क्या बहू, तुम चारों हम पर शक कर रही हो? अरे ये खुद इतनी गवार है, मैं जरा सा फोन में क्या बिजी हुई, ये जाकर किनारे पर खड़ी हो गई। हाँ, और मैं भी फोन पर फ्लैट के मालिक से ही बात कर रहा था कि उसने ये कैसा फ्लैट दिया है मुझे। अब गायत्री और राहुल दोनों बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं चारों मॉडर्न बहुओं के दिमाग में ये सारी बातें खटकने लगती हैं। अब सभी लोग पल्लवी को लेकर घर आते हैं। अरे क्या हुआ, तुम सबके सब कहाँ चले गए थे भाई? और ये बड़ी बहू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप तो खुद हार्ट पेशेंट है, जाइए आप आराम कीजिए और तुम सब भी अपने कमरे में जाओ, आराम करो। अब इसी तरह जब गायत्री बार बार अपनी साजिशों में नाकामयाब हो जाती है तो अपने छोटे भाई को घर बुलाती है और उसे सारी चीज बताती है। अच्छा बहन, तू क्यों चिंता ले रही है? हाँ, मैं आ गया हूँ ना, अब मैं तेरी उस गांव की गंवार बहू को ठिकाने लगा कर ही रहूंगा, चिंता मत कर। हाँ भाई, अब तू ही कुछ कर, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली लेकिन ये लड़की बार बार बच जाती है और बचेगी भी क्यों नहीं। इसकी चारों मॉडल देवरानियां दीवार बनकर जो खड़ी हो जाती है हर बार इसके सामने इसे बचाने के लिए। अब इस दिन से गायत्री का भाई घर में रहने लगता है और वो पल्लवी को बड़ी गंदी निगाहों से देखता है। अब एक दिन पल्लवी जब रसोई में खाना बना रही होती है तो वो पीछे से रसोई में आता है और उसके काफी नजदीक जाकर उसके कान में कहता है, क्या बना रही हो बहू रानी? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, काफी मुलायम हाथ हैं तुम्हारे। हाँ। अब पल्लवी डर कर बेलन पटक देती है। आप यहाँ मामा ससुर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अभी लेकर आती हूँ खाना बनाकर। इतने में चारों मॉडर्न बहुएं वहाँ आ जाती हैं और ये सब देखकर, ये सब क्या है मामा ससुर जी? आप ये चीज दूर से भी तो पूछ सकते हैं ना? अरे मैं तो दूर से ही पूछ रहा था, लेकिन मेरे को थोड़ा कम सुनाई देता है ना, इसलिए थोड़ा नजदीक चला गया था। अच्छा बहू, मैं चलता हूँ।
अब इसी तरह एक दिन चारों मॉडर्न बहुएं अपने जरूरी काम से घर से बाहर निकल जाती हैं और इसका फायदा उठाकर किशोर पल्लवी से, ए सुनो बड़ी बहू, यही पास में ना मेरा एक गोदाम है, उस गोदाम में मेरी एक बहुत जरूरी फाइल रखी हुई है, क्या तुम उसे ला दोगी? पर मामा ससुर जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपकी वो कौन सी फाइल है जो मुझे लेकर आना है? बहू, वहाँ एक ही फाइल है जो लाल कलर की है। इतना सवाल जवाब क्या कर रही है? पहली बार तेरे मामा ससुर ने तुझे कुछ काम कहा है, जाकर कर नहीं सकती? अरे मेरा बेटा होता तो मैं उससे ही भेज देती, तो जैसे गवार को तो बोलती भी नहीं। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। अब पल्लवी रिक्शा पकड़कर गोदाम की तरफ आ रही होती है। सड़क पर काफी ट्रैफिक होता है और वो ट्रैफिक के बीच में एक रिक्शे पर सवार होती है। चारों मॉडर्न देवरानियां जो अपनी जेठानी को देख लेती हैं। अरे ये तो हमारी जेठानी जी है ना? जेठानी जी, जेठानी जी, जेठानी जी, जेठानी जी इधर देखिए, आप कहाँ जा रही हैं अकेले? ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और शोर भी बहुत है यहाँ, इसलिए हमारी जेठानी कुछ सुन नहीं पा रही है। लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में माँ जी ने इन्हें कहाँ भेजा है? ये तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, हमें इनका पीछा करना चाहिए, वरना फिर किसी मुसीबत में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ पल्लवी गोदाम पहुंचती है, जहां गोदाम का दरवाजा पहले से ही खुला होता है। अरे दरवाजा तो पहले से खुला है, पर मामा ससुर ने तो कहा था कि दरवाजा खोलकर मुझे अंदर जाकर फाइल लेना है। चलो, लगता है वो भूल गए होंगे। अब पल्लवी जैसे ही अंदर आती है, एक शख्स अपने मुंह पर कपड़ा लपेटकर वहां आता है और दरवाजे में बाहर से ताला लगा देता है। वहीं गोदाम के अंदर चारों तरफ एक जहरीली गैस फैली हुई होती है। अरे यहाँ कितनी गंदी जहरीली गैस फैली है और यहाँ तो कोई फाइल नहीं है। दूसरी तरफ वो शख्स जैसे ही वहां से भागता है, वहां चारों मॉडर्न देवरानियां पहुंच जाती हैं। अरे यहाँ कौन था वो जो दरवाजा बाहर से बंद करके गया है? जेठानी जी तो इसी के अंदर गई है, लेकिन ये ताला उस शख्स ने यहाँ क्यों लगाया? अब एक बड़ा पत्थर सड़क से उठाकर चारों मॉडर्न देवरानियां ताला तोड़ देती हैं और तुरंत अंदर घुसती हैं, जहां पल्लवी बेहोश होती है और अंदर चारों तरफ एक जहरीली गैस फैली होती है। अब मॉडर्न देवरानियां अपनी अपनी निगाहें घुमाती हैं तो वो देखती हैं कि दीवारों पर चारों तरफ बॉम्ब फिट हैं। अरे यहाँ तो बम फिट है। जल्दी से जेठानी जी को बाहर निकालो, टाइमर ऑन है बॉम्ब का। अब चारों मॉडर्न देवरानी बेहोश पल्लवी को जैसे तैसे बाहर निकालती हैं और थोड़ा आगे बढ़ती हैं कि तभी गोदाम में धमाका हो जाता है। अब वो घबरा कर घर आती हैं और फिर सोफे पर पल्लवी को बिठाती हैं। चारों मॉडर्न बहू अब उसे ठंडा पानी पीने को देती हैं। जेठानी जी, आप ठीक तो है ना? और मम्मी जी, आप जेठानी जी को ऐसे खतरनाक जगह पर अकेले कैसे भेज सकती है? क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी जी, आप लोगों ने हमारे पीठ पीछे हमारी नादान अनपढ़ जेठानी जी को ऐसे गोदाम में भेज दिया जहाँ पर बम फिट था, और एक शख्स ना जाने वो कौन था जिसने जेठानी जी के अंदर जाते ही गोदाम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कोई था जो आज इन्हें जान से मारना चाहता था। आप लोग ये लापरवाही कैसे कर सकते हैं? शांत हो जाओ बहू, मैंने ही तो तुम्हारी जेठानी को वहाँ भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर ये सब होगा। मैं खुद 2 दिन से गोदाम नहीं गया हूँ, पक्का ये किसी की साजिश होगी। हाँ, भगवान का शुक्र है कि बड़ी बहू बच गई। बची नहीं है माँ जी, हम इन्हें बचा कर लेकर आए, नहीं तो आज ये हमारे सामने नहीं होती। अरे तो किसने कहा था इसको बचाने के लिए? इसको तो मैं जान से मारना चाहती थी, लेकिन हर बार तुम चारों मॉडर्न बहू दीवार बनकर इसके सामने खड़ी हो जाती हो और इसकी जान की रक्षा करती हो। पता नहीं मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी, कब मैं इसकी अर्थी देखूंगी। जाओ बड़ी बहू, अपने कमरे में आराम कर लो। अब सभी के वहाँ से जाने के बाद देखा भाई, ये फिर बच गई। चिंता मत कर, मैं अभी यही हूँ बहन। अब इसी तरह कुछ हफ्ते और गुजरते हैं। एक दिन पल्लवी रसोई में खाना बनाकर अपने कमरे में जाती है कि तभी पीछे से मामा ससुर आते हैं, जो खाने में जहर की शीशी पलट देते हैं। अब कुछ देर के बाद पल्लवी सभी को खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है और अब जैसे ही पल्लवी के ससुर खाना खाते हैं, उनके मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। पापा ये क्या हुआ आपको? आपके मुंह से खून क्यों आ रहा है? अरे ये क्या हो गया, आप ठीक हैं? कुछ ठीक नहीं है बेटा, ये सब कुछ तेरी गंवार पत्नी ने किया है। पक्का इसने ही खाने में जहर मिलाया होगा। मुझे तो इस लड़की पर पहले दिन से ही शक था, इसे तो आज मैं पुलिस के हवाले करूंगा। 1 मिनट, पहले पापा जी को अस्पताल लेकर चलिए। हाँ, मैं अस्पताल लेकर चलता हूँ पापा को। अब राहुल अपने पिता को अस्पताल ले जाता है, वहीं गायत्री पल्लवी के बाल नोचते हुए।
आज तो मैं तुझे हाफ मर्डर केस में अंदर करूंगी। अब तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। आप सब जेठानी और नजर रखिए, मैं अभी आती हूँ। अब रिया अपने ऑफिस जाती है और ऑफिस से वो अपना लैपटॉप रसोई की सीसीटीवी कैमरे से कनेक्ट करती है, जहां उसे दिखता है कि खाने में जहर किसने मिलाया है। दूसरी तरफ शिखा, काजल, निशा बैल्कनी में किशोर को फोन पर बात करते हुए सुनती हैं। प्लान पूरा सक्सेसफुल हो गया है। आगे की बात मैं शहर के मशहूर ढाबे पर आकर करता हूँ। अब ये सुनकर निशा, शिखा, काजल फौरन वहां से भाग जाती हैं। अब शिखा के फोन पर रिया का फोन आता है। निशा, शिखा, काजल, मुझे पता चल चुका है कि खाने में जहर किसने मिलाया था, लेकिन अभी तुम ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि अभी मुझे ये जानना है कि ये सब होने के पीछे की वजह क्या है। अच्छा सुनो, मैंने अभी मामा ससुर को किसी प्लान के बारे में बात करते सुना है और अभी वो शहर के मशहूर ढाबे की तरफ जा रहे हैं। तब तो हमें उनका पीछा करना चाहिए। बाकी के सबूत भी हमें उन्हीं से मिलेंगे। मैं बाहर वेट कर रही हूँ, तुम तीनों बाहर आओ। अब निशा, शिखा, काजल अपनी सास के पास आकर, माँ जी आप जेठानी जी को पकड़ कर रखना जब तक पुलिस नहीं आ जाती। हम अस्पताल जा रहे हैं। अब चारों मॉडर्न बहुएं कार में बैठती हैं कि इतने में मामा ससुर की गाड़ी भी हाईवे पर आती है और अब वो मामा ससुर की गाड़ी का पीछा करने लगती हैं। अब मामा ससुर अपनी गाड़ी एक ढाबे पर रोकते हैं और वहां बैठकर फोन पर बात करते हैं। चारों मॉडर्न बहुएं भी पीछे से आ जाती हैं और छुपकर टेबल पर बैठ जाती हैं। अरे बहन, तू चिंता क्यों कर रही है? किसी को पता नहीं चलेगा कि खाने में जहर मैंने मिलाया है और पुलिस आती ही होगी। तू बस प्रॉपर्टी के पेपर पर उसके अंगूठे का छाप लगवा ले। उसके बाद ये जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगी और तू उसकी जायदाद पर राज करेगी। स्टोर रूम में रस्सी से कसकर बांध रखा है इसे, लेकिन ये दस्तावेज पर अंगूठा लगाए तब ना। अभी चारों मॉडल बहू भी यहाँ नहीं है। मौका अच्छा है, मन तो कर रहा है इसका अंगूठा ही काट दूं। नहीं नहीं माँ जी। वहीं चारों ही मॉडर्न बहुएं ये सब फोन में रिकॉर्ड करके जैसे ही उठती हैं, उनका पैर लड़खड़ा जाता है और किशोर उन चारों को देख लेता है। अरे रुको, तुम चारों यहाँ क्या कर रही हो? अब चारों मॉडर्न बहुएं जैसे ही भागकर पार्किंग में अपनी गाड़ी लेने पहुंचती हैं, वहां कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं जो किशोर नहीं भेजे थे। अब वो चारों मॉडर्न बहुएं अपनी नुकीली हील से उन गुंडों पर वार करती हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाती हैं। इसका मतलब हमारी सास हमारी जेठानी जी को इसलिए मारना चाहती है ताकि उन्हें सारी प्रॉपर्टी मिल सके, लेकिन असलियत में ये प्रॉपर्टी है किसकी? ये पता लगाने के लिए हमें जहाँ सभी दस्तावेज जमा होते हैं उस दफ्तर में जाना होगा। अब चारों ही बहुएं दस्तावेज देखने के लिए सरकारी दफ्तर में आती हैं और वहां के कर्मचारी को पैसे देकर अंदर घुसती हैं और फिर वो एक फाइल उठाकर देखती हैं। अरे ये देखो, इस पर हमारी जेठानी जी की तस्वीर है और ये तस्वीर शायद उनके पिता की है और इसमें तो लिखा है कि ये 200 करोड़ की जमीन हमारी जेठानी जी के पिता की है और वो मरने से पहले ये जमीन जेठानी जी के नाम करके गए हैं। इसका मतलब ये शादी माँ जी ने लालच में किया है ताकि ये जमीन वो हड़प सके, लेकिन जब तक जेठानी जी जिंदा है ये जमीन उन्हें नहीं मिल सकती। शायद इसलिए वो उन्हें पल पल मारना चाहती है और अब जब वो उन्हें मार नहीं पाई तो उन्होंने उनके ऊपर हाफ मर्डर का केस ठोक दिया। हमें ये दस्तावेज और जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की उसे संभाल कर रखना होगा ताकि हम पुलिस को दिखा सके। हाँ, लेकिन उससे पहले हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए जहाँ जेठ जी और ससुर जी हैं। ये सच्चाई तो उन्हें भी पता चलनी चाहिए। अब चारों ही बहुएं अस्पताल जाती हैं और अस्पताल में सारे वीडियो और दस्तावेज अपने ससुर और जेठ को दिखाती हैं। हे भगवान, मेरी माँ इस हद तक गुजर जाएंगी मुझे पता नहीं था। बहू, अब हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। अब हम भी पुलिस को गवाही देंगे। चलो। अब ससुर और जेठ को लेकर चारों बहुएं गाड़ी स्टार्ट करती हैं और घर की तरफ आने लगती हैं। दूसरी तरफ घर में पुलिस आ जाती है। अब गायत्री स्टोर रूम से पल्लवी को बाहर लाती है। पल्लवी के शरीर पर काफी जख्म होते हैं और आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। अच्छा, तो यही है वो जो आपके पति को मारना चाह रही थी? हाँ सर, यही है। अब आप ले जाइए इसको। अब पुलिस जैसे ही पल्लवी के हाथ में हथकड़ियां डालने लगती है, घर के अंदर चारों मॉडर्न बहुएं, पल्लवी का पति और ससुर आ जाते हैं और कुछ देर के बाद मामा ससुर भी आते हैं। रुक जाइए इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी गुनहगार नहीं है। हाँ सर, हथकड़ियाँ लगाने से पहले आप ये कुछ विटनेस देखिए। अब पुलिस सभी सबूत देखकर, भाई इस वीडियो में तो साफ ये आदमी कह रहा है कि इसने खाने में जहर मिलाया था और इन दस्तावेजों पर तो साफ लिखा है कि लड़की के पिता ने ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर रखी है और शायद आप यही प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इसके ऊपर हाफ मर्डर का केस लगा रहे हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अब ये सब सुनकर पल्लवी भी फूट फूट कर रोते हुए कहती है,
हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये सच है। मेरी सास ने मेरे चाचा जी को कुछ पैसों का लालच देकर मुझे इस घर में बहू बनाकर लाई, क्योंकि ये जानती थी कि अगर मैं इस घर की बहू बनी तो मेरे मरने के बाद ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके नाम हो जाएगी। तब से ही ये मुझे जान से मारना चाहती है, और आखिर में जब ये मुझे मार नहीं पाई तो इन्होंने मुझे हाफ मर्डर केस में अंदर करवाने की कोशिश की। लेकिन हमेशा की तरह आज फिर सही वक्त पर मेरी चारों मॉडल देवरानियां दीवार बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई और मुझे इन दरिंदों से बचा लिया। चिंता मत करो बहन, इनकी अक्ल तो अब मैं ठिकाने पर लाऊंगा। अब पुलिस गायत्री और किशोर को जेल में बंद कर देती है। शुक्रिया, आज आप चारों की वजह से मैं सुरक्षित हूँ। पल्लवी, मुझे भी माफ कर दो यार, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, क्योंकि मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गया था। अब इस दिन के बाद से पल्लवी अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिताने लगती है।